आमदनी में से, यानी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आरक्षण के बल पर जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा कि आपको जो सैलरी, आपको जो तनख्वाह मिल रही है, इसका 5% हिस्सा आप उस समाज के लिए खर्च करेंगे जो गांव देहात में रह गया है, यानी जिसको यहां तक लाना है, या फिर वो जो आपके हक की लड़ाई रोड पर लड़ रहा है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं नौकरियों से जो यहाँ तक आए हैं, तो वो मुझे बता दें कि उन्होंने ईमानदारी से 5% खर्च किया। दिल्ली का पार्क देखा होगा, अम्बेडकर पार्क आपने, और बहुत सारे पार्क ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के नाम से बने हुए कि जो लोग हमारे रिटायर हो गए वो शाम को बैठ करके ताश खेलते 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, उनको समाज की परवाह नहीं है। और आरएसएस की टीम में जो आदमी काम करता है वो रात को 1 घंटा परचून की दुकान बंद करने के बाद भी अपने आरएसएस के संगठन में जाता है, उसको चलाने की काम करता है और उनको पैसा देने का काम करता है। दिल्ली में आ गए साहब, अफसर हो गए, मुंबई में बस गए, और बड़े महानगरों में जाकर के बस गए, 1 लाख सैलरी होगी, 2 लाख सैलरी हो गई। हमने क्या करा? 2 कुत्ते पाले। मैं समाज की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। 2 कुत्ते पाले, एक कुत्ते का खर्चा 5,000 रुपए, 2 कुत्तों का खर्चा 10,000 रुपए, एक नौकर रखा 10,000 रुपए का 2 कुत्तों को घुमाने का, क्योंकि मैम साहब तो जा नहीं सकती, ना बेटे और बेटियां जा सकते। एक नौकर रखा, 20,000 रुपए हमने कुत्तों पे खर्च किया। 1 साल का अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो 2.5 लाख रुपए हमने कुत्तों पे खर्च किया। वो 2.5 लाख रुपए ईमानदारी से गांव देहात में जाकर के बच्चों को किताब कॉपी खरीद करके दे दी होती, जिन बच्चों की फीस जमा नहीं होती उनको दे दी होती, तो शायद कुछ बच्चे पढ़ लिख करके आपकी तरह अफसर बन गए होते और कहते कि जो दिल्ली वाले चाचा थे, मुंबई वाले चाचा थे, बंगलोर वाले चाचा थे। मैं जवाब देता हूं और इस बात को ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता नहीं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाती, जिस समय तुम्हें नौकरी मिली थी ना, तुम 10वीं क्लास 3rd डिवीजन से थे, और हो सकता है उसमें भी 3 बार में करी हो, 2 बार फेल हो, 3री बार में पास की हो। तुम्हारे सामने ब्राह्मण फर्स्ट क्लास था, इंटर, उसको नहीं मिली नौकरी, तुम्हें मिली, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंतजाम करके गए थे कि नौकरी तुम्हें मिलेगी। वो नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद महानगरों की तरफ आए, घर मकान दुकान बनाए। आज कहते हो हम पढ़ता नहीं तो नौकरी मिल जाती। आज तुम्हारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 5,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर नौकरी मिलती तो उन्हें मिल जाती जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम्हारे बच्चे हैं। नहीं मिल रही ना, क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए नहीं मिल पा रही साहब, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दे करके गए थे वो तुमने रखाया नहीं। बहुत बहुत आभार। मैं 10 मिनट अपनी बात रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप 10 मिनट मुझे सुनेंगे। तो जो लोग मोबाइल में ताक झाक कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो लोग सुन लें तो ठीक है, ना भी सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने कही, राजनीतिक बात भी यहां पर कही गई, धार्मिक बातें भी कही गई, और संविधान की बात भी देवकी नंदन जी ने बड़े जोर शोर से यहाँ उठाई। इन सारी बातों से एक बात कहीं ना कहीं छूट जाती है। जो आदमी गांव में देहात में रहता है, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसको हिंदी भी ढंग से लिखनी और पढ़नी नहीं आती, तो क्या उसको अपने संवैधानिक राइट्स पता है? तो मैं समझूंगा नहीं। आप तमाम लोगों की राय यही होगी कि नहीं। जिसको फूले अम्बेडकरी आंदोलन की जानकारी नहीं है, वो गले में नीला गमछा डाल करके जय भीम का नारा तो लगाता है, लेकिन उसको सही मायने में ये पता नहीं है कि फूले ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, बुद्ध ने, ये जो बहुजन समाज के 2,500 साल के, 3,000 साल के जो बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब कांसीराम तक के जो महापुरुष हैं, इनकी विचारधारा क्या है उसको मालूम ही नहीं है। उसको कोई आवाज देता है और गले में नीला गमछा डाल करके घर से निकल पड़ता है कि हम बहुजन मूवमेंट को बचाएंगे। तो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है वो बहुजन मूवमेंट को बचाएंगे या बहुजन मूवमेंट को चलाएंगे? तो मैं समझता हूं नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मेरा काम आप तमाम लोग देखते हैं कि मैं ज़्यादातर विश्लेषण करता हूं किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर के। 1 घंटे आधा घंटे का वीडियो मैं बनाता हूं, अपने चैनल पे चलाता हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि वर्तमान हालातों में देश में जो शक्तियां सरकार में बैठी हैं और जो राज कर रही हैं, और जो अपने आप को कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करती है कि हम संविधान के अनुसार इस देश पर
इस देश पर रूल कर रहे हैं, तो मैं खोजने की कोशिश करता हूं कि उनके राज करने में, रूल करने में कहीं संविधान है भी, या सिर्फ वो बातों के माध्यम से ही संविधान को जिंदा रखे हुए। तो मुझे कई बार लगता है कि वर्तमान सरकार, जो चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, वो जब कहीं ना कहीं संविधान का जिक्र करते हैं तो मुझे हंसी आती है और ये लगता है कि झूठे संविधान की बात कर रहे हैं। इनको संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं गाए बगाए वो मनुस्मृति के माध्यम से इस मुल्क को चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि वो ओथ लेते वक्त, शपथ लेते वक्त संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, लेकिन वो संविधान के अनुसार इस मुल्क को ना तो चला रहे हैं और ना वो खुद चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं, मैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैं समझता हूं चीजों को, एज ए साहित्यकार, एज ए पत्रकार, एज ए कवि, तो मैं कोशिश करता हूं कि क्या वास्तव में है, वैसा है, या सिर्फ कहने की और बताने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको फ्री के एक्टिविस्ट चाहिए, हमको फ्री के एक्टिविस्ट चाहिए। मैंने जब ब्लैक्स की क्रांति को पढ़ा तो मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स की लड़ाई रोड पर लड़ते हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, वो मर्सिडीज में चलते हैं, वो बढ़िया घरों में रहते हैं। भारत के अंदर जो बहुजन समाज की लड़ाई को रोड पर लड़ता है, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, वो जेल जाता है, और उसकी अगली पीढ़ी जो है वो ये कहती है कि बहुत बड़ा नेता बनता था, उसकी अगली पीढ़ी जो उसको गालियां बकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कोटेशन थी, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा कि अपनी आमदनी में से, यानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आरक्षण के बल पर जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा कि आपको जो सैलरी, आपको जो तनख्वाह मिल रही है, इसका 5% हिस्सा आप उस समाज के लिए खर्च करेंगे जो गांव देहात में रह गया है, यानी जिसको यहां तक लाना है, या फिर वो जो आपके हक की लड़ाई रोड पर लड़ रहा है। तो जितने लोग यहाँ बैठे नौकरियों से जो यहां तक आए हैं, तो वो मुझे बता दें कि उन्होंने ईमानदारी से 5% खर्च किया। 1998 का सर्वे है कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से नौकरियों में आए, 5% तो छोड़िए साहब, उन्होंने 0.1% भी पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया। हम लोग मंच पर खड़े होकर के ये कहे कि आंदोलन नहीं चला। जिन लोगों से आपकी लड़ाई है, जिस आरएसएस और मनुवाद को आप मंचों पर खड़े होकर के घंटों कोसते हो, आप सोचिए कि आप जब रिटायर हो तो कोल्डी का पार्क देखा होगा, अम्बेडकर पार्क आपने, और बहुत सारे पार्क ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के नाम से बने हुए कि जो लोग हमारे रिटायर हो गए वो शाम को बैठ करके ताश खेलते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, उनको समाज की परवाह नहीं है। और आरएसएस की टीम में जो आदमी काम करता है, वो रात को 1 घंटा परचून की दुकान बंद करने के बाद भी अपने आरएसएस के संगठन में जाता है, उसको चलाने की काम करता है, उनको पैसा देने का काम करता है। कौन कर रहा है तुम्हारा पतन भाई? आज 50,000 रुपए सैलरी, 50,000 रुपए पेंशन मिल रही है, आपके पास एक बढ़िया मकान है, 4 फ्लोर का मकान बना रखा, 2 फ्लोर किराए पर दे रखे, 10,000 रुपए किराया आता है। कभी आपने पलटकर के देखा कि जिस गांव देहात से, जिस खेत खलिहानों से उठकर के आप दिल्ली जैसे महानगरों में आकर के बसे थे, उस गांव में जाकर के छोटी सी लाइब्रेरी बना दो ताकि कुछ बच्चे पढ़ लिख करके यहां तक आ जाए? नहीं देखा आप लोगों ने। कौन जिम्मेदार है? आप खुद जिम्मेदार हो। दिल्ली में आ गए साहब, अफसर हो गए, मुंबई में बस गए, और बड़े महानगरों में जाकर के बस गए, 1 लाख सैलरी होगी, 2 लाख सैलरी हो गई। हमने क्या करा? 2 कुत्ते पाले। मैं समाज की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। 2 कुत्ते पाले, एक कुत्ते का खर्चा 5,000 रुपए, 2 कुत्तों का खर्चा 10,000 रुपए, एक नौकर रखा 10,000 रुपए का 2 कुत्तों को घुमाने का, क्योंकि मैम साहब तो जा नहीं सकती ना, बेटे और बेटियां जा सकते हैं। एक नौकर रखा, 20,000 रुपए हमने कुत्तों पे खर्च किया। 1 साल का अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो 2.5 लाख रुपए हमने कुत्तों पे खर्च किया। वो 2.5 लाख रुपए ईमानदारी से गांव देहात में जाकर के बच्चों को किताब कॉपी खरीद करके दे दी होती, जिन बच्चों की फीस जमा नहीं होती उनको दे दी होती, तो शायद कुछ बच्चे पढ़ लिख करके आपकी तरह अफसर बन गए होते और कहते कि जो दिल्ली वाले चाचा थे, मुंबई वाले चाचा थे, बंगलोर वाले चाचा थे, गांव में आते थे, हमें किताब दे करके गए थे, उनकी किताबों की वजह से हम यहां तक पहुंचे। नहीं किया। हम झूठे और नालायक अम्बेडकरवादी हैं। मेरी बात बड़ी कड़वी है, बुरी लगती है लोगों को। हम झूठे अम्बेडकरवादी हैं। हम ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कत्ल करने वाले लोग हैं। बताइए ईमानदारी से, आप मुझे जो बात मैंने कही क्या गलत है?
मैं राहुल नागपाल बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे फादर पेशे से डॉक्टर थे, मेरे दादाजी इंग्लिश के टीचर थे, मेरे बाप की शादी सन 70 में बौद्ध धर्म से हुई, मेरे दादा बौद्ध भिक्षु रहे, मेरे सर्टिफिकेट में बुद्धिस्ट लिखा हुआ, मैंने कभी वजीफा नहीं लिया। मैं चाहता तो मैं भी नौकरी कर सकता था। मैं 20 साल से मूवमेंट का काम करता हूं, ना कभी वजीफा लिया ना सरकारी नौकरी में, फिर भी 24 घंटे मूवमेंट का काम करता हूं। पूछे जरा उन लोगों से, पूछे उन लोगों से, जवाब दीजिए कि उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से नौकरी ली। और मुझसे तो लोग कहते हैं, आप लोगों से भी कहते होंगे, क्या जी मैं पढ़ता नहीं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाती? मैं जवाब देता हूं और इस बात को ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता नहीं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाती, जिस समय तुम्हें नौकरी मिली थी ना, तुम 10वीं क्लास 3rd डिवीजन से थे, और हो सकता है उसमें भी 3 बार में करी हो, 2 बार फेल हो, तीसरी बार में पास की हो। तुम्हारे सामने ब्राह्मण फर्स्ट क्लास था इंटर, उसको नहीं मिली नौकरी, तुम्हें मिली, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंतजाम करके गए थे कि नौकरी तुम्हें मिलेगी। वो नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद महानगरों की तरफ आए, घर मकान दुकान बनाए। आज कहते हो हम पढ़ता नहीं तो नौकरी मिल जाती, आज तुम्हारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 5,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर नौकरी मिलती तो उन्हें मिल जाती जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम्हारे बच्चे हैं। नहीं मिल रही ना, क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए नहीं मिल पा रही साहब, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दे करके गए थे वो तुमने रखाया नहीं, वो तुमने बचाया नहीं। लग गए टीवी और बीवी में, लग गए समाज को भूल गए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो मुखर होकर बोलता हूं, देश का कोई भी कोना हो, देश के बाहर हो, तुम्हारा बिगड़ेगा। मैं तो आज भी किराए के मकान में रहता हूं, मैं तो मकान चेंज कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा, क्योंकि कोठियां तुमने बनाई है। और जो कोठियां तुमने बना ली है ना, ये जब बनाई थी जब 1.5 लाख तनख्वाह मिलती थी। आज 4 बच्चे हैं, 10,000 की नौकरी करता है बच्चा, उन कोठियों पर पेंट नहीं होगा, उन कोठियों पर रिपेयरिंग नहीं होगी, वो कोठियां बिकेंगी और तुम फिर वहीं जाओगे जिन गांव देहात से आए थे, और वो गांव वाले तुम्हें घुसने नहीं देंगे। वो गांव वाले तुम्हें घुसने नहीं देंगे। क्यों घुसने देंगे भाई? वो तुमने दिया क्या उनको? उनके हिस्से का आरक्षण खाया। जब 100 लोगों में से 22 लोगों को नौकरी में जाना था, 22.5 लोगों को, तो वो जो 78% लोग गांव में रह गए थे, उनकी हिस्सेदारी भी तुम लेकर के आए थे। तो तुमने पलटकर तो देखा नहीं कभी, ना उनके बच्चों को देखा। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका चाचा, जिनका ताऊ, जिनका बाप गांव से आ गया तो कह दिया कि हमारे खेतों में काम करता है, नौकर है। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं। और अब उम्मीद कर रहे हो तुम लौट करके गांव में जाओगे तो तुम्हारा स्वागत करेंगे, डंडा लेकर के बैठे, स्वागत कोई नहीं करेगा, स्वागत दूसरे तरीके का ही होगा। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और एक बात और बता रहा हूं, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, देश भर के फोन मेरे पास में आते हैं, मेरे ऑफिस, लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब इतने लोगों का डिमोशन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी की सरकार में, कितने लोगों का हुआ? कहीं लगभग 3 लाख लोगों का डिमोशन हो गया। 3 लाख लोग डिमोशन हो गया। इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को हेड कांस्टेबल और एएसआई बना दिया गया, चीफ इंजीनियर को इंजीनियर बना दिया गया। 3 लाख लोग, एक उसकी पत्नी 6 लाख हो गए, 2 उसके बच्चे 12 लाख हो गए। ईमानदारी से 1 लाख लोगों ने अगर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर दिया होता तो तुम्हारा डिमोशन नहीं होता। लेकिन तुम लोग घरों में बैठ गए। तुम लोग चाहते थे कि नौकरी करो तुम, तनख्वाह मिले तुम्हें, कोठियों में रहो तुम, बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े तुम्हारे, और तुम्हारे हक की लड़ाई कौन लड़े? वो तो गांव में रहता है, जिसको पलट करके नहीं देखा, वो क्यों लड़ेगा भाई? वो तुम्हें लड़ाई। जो तुम नौकरी पाने वाले लोग, 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग, अगर अपनी लड़ाई खुद भी नहीं लड़ सकते, उम्मीद करते हो जो गांव में तुम्हारा भाई रहता है वो तुम्हारी लड़ाई लड़े, तो ये सबसे बड़ी बेईमानी। वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो गांव में रहता है ना, वो मजदूरी करके, भैंस पाल के, खेतों में काम करके गुजारा कर लेगा। भविष्य तुम्हारा अंधकार में, तुम ध्यान रखना इस बात को। और बहुत सारी बातें यहां पर कही गई। ये तो मैंने इसलिए बात कही कि यहां पर है घर के लोग हैं, परिवार के लोग हो आप, तो ये बात आगे तक जानी चाहिए कि आप जा किधर रहे हो। यहां पर बात कही गई कि दलित शब्द पर अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब दलित शब्द से लोगों को आपत्ति हो जाती है ना, बहुत सारे लोगों के साथ दलित शब्द जो है वो संवैधानिक नहीं है। मैंने भी सोचा कि शायद हो सकता है संवैधानिक ना हो, तो फिर जो चीज सोसाइटी में है, जिस सबको मान्यवर साहब काशीराम जैसे व्यक्ति ने, जिसको भारतीय आजाद भारत की राजनीति का वैज्ञानिक कहा जाता है, मान्यवर साहब काशीराम को, उन्होंने जिस शब्द को खूब पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने में ले गए हो, तो मान्यवर साहब काशीराम गलत तो नहीं हो सकते। और आज 10वीं फेल लड़का खड़े होकर के मंच पर बोलता है और कहता है कि साहब दलित शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत है, गैर संवैधानिक है। तो मैंने शोध किया, मैंने जांचने की, परखने की कोशिश की, वो बात मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। 1840 के आसपास जब महाराष्ट्र के अंदर सामंतवादियों के खिलाफ, जातिवादियों के खिलाफ
अपने आप को जाति और धर्म के नाम पर उच्च समझे वाले लोगों के खिलाफ जब एक आंदोलन खड़ा हुआ तो महाराष्ट्र में जो लोग काम कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया। और उस समय जो ब्रिटिश सरकार भारत में रूल करती थी, ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करिए, ये कौन से लोग हैं जो अपने ही लोगों के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। अगर हमारे खिलाफ लड़ते तो हमें पता चलता कि साथ देश को आजाद कराना चाहते, लेकिन ये ब्रिटिश हुकूमत से तो लड़ नहीं रहे, तो ये कौन लोग हैं, तो उनको चिन्हित किया गया। उस समय अंग्रेजी सरकार के एक आर्मी अफसर हुआ करते थे, जे मोसले। 1840 के आसपास उन्होंने खोज की और खोज करने के बाद उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम था डालिट। डालिट इंग्लिश का शब्द है और डालिट का मतलब होता है अंधेरे से उजाले की ओर। यानी जो लोग अपने हकूक की लड़ाई को लेकर के रोडों पर संघर्ष कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम भी मानव एक समान हैं, हम भी ऐसे ही हैं जैसे ये हैं, हमको जाति और धर्म के आधार पर नीच ना समझा जाए, हमको भी सारे अधिकार दिए जाए, उन लोगों को दालित कहा अंग्रेजों ने। और पहली बार 1860 के आसपास इस शब्द को मराठी डिक्शनरी में शामिल किया गया, तब ये दलित शब्द आया। तो जो लोग अपने आप को दलित कहकर के समझते कि साहब गलत है, तो मैं कहता हूं कि दलित शब्द उन लोगों के लिए अंग्रेजों ने यूज किया जो लोग लड़ाका थे, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते थे। तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो संवैधानिक हमारा नाम है, उससे बेहतर अगर कुछ भी है या उससे कम या उसके आसपास कोई है तो दलित शब्द है, उस समय कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे की और एक सच्चाई बता देता हूं। डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, हमारे साथी हैं, टीवी चैनल पर डिबेट्स में अक्सर हमारे साथ होते हैं, बसपा की ओर से अपनी राय रखते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनका रिसर्च है, उन्होंने ये बात लिखी है, आप चाहें तो जाकर के पढ़ भी सकते हैं। एक बात और मैं यहां पर साझा कर लेता हूं। बातें अभी हमारे जो सीनियर साथी हैं उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध से सहमत नहीं हूं, हमें बुद्ध की नहीं, हमें युद्ध की जरूरत है, यानी हमें शांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। अब ये उनका विचार हो सकता है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, हमारे सीनियर है, हमारे पिता समान, हो सकता है हमारे पिता की भी उम्र से बड़े हो, ये उनका विचार हो सकता है। लेकिन जिस बुद्ध को स्वीकार करने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मान्यवर साहब कांशीराम ने, बहन कुमारी मायावती ने, फूले ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, तमाम लोगों ने कोई हिचक नहीं दिखाई हो, उस बुद्ध पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊं, तो मैं समझता हूं मैं मूर्ख हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ लोगों को बात बुरी लग सकती है बुद्ध पर। अभी देखो, मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, आप तमाम लोगों ने देखी होगी। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी जी की पत्नी अमेरिका के दौरे पर थी, शायद न्यूयॉर्क में थी, तो उन्होंने कहा, इंग्लिश में बोली, हालांकि मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं नीता अंबानी हूं और भारत से आई हूं, बुद्ध की भूमि से। आप समझ लीजिए, हमारा तो छोड़ो, हमारा गुजारा तो बुद्ध के बिना चलेगा ही नहीं। अरे उनका नहीं चल रहा जो राम के नाम पर देश में सरकार बनाए बैठे हैं यार, उनका गुजारा बिना बुद्ध के नाम पर नहीं चल रहा है। ये अलग बात है, ये अलग बात है। और मैं एक बात बता रहा हूं, अगर इस धरती पर पिछले 3000 साल में और 2500 साल में अगर किसी का हिंदुईकरण नहीं कर पाए तो वो सिर्फ बुद्ध ही है, जिससे इनको डर लगता है। आज भी इनके शंकराचार्य बार बार बयान देते हैं, कहते हैं कि मोदी जी को नहीं पता कि बुद्ध ने इस देश के सनातनियों का कितना नुकसान किया है, क्योंकि बुद्ध ने इस देश के लोगों को बुद्ध ने इस देश के लोगों को वैज्ञानिक सोच पैदा की इसमें। और हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे भाई ने कही थी 51A का जिक्र किया, आर्टिकल 51A का। भारतीय संविधान आर्टिकल 51A यही तो कहता है कि भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में वैज्ञानिक चेतना डेवलप करे। लेकिन उस दौर में जी रहे हैं दोस्त हम, जिस दौर में बाबा बागेश्वर धाम के सामने पूरी सरकार नतमस्तक हो जाती हो और उसको सरकारी खजाने पर, सरकारी खर्चे पर पूरे देश में घुमा करके हिंदू राष्ट्र बनाने का सुकूवा छोड़ा जाता हो, तो आप समझते हो देश क्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 को साक्षर करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय संविधान और बुद्ध का विचार और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भारतीय संविधान को लेकर के लेखनी वो एक है। मैं 2-3 बात बताता हूं आपको। अक्सर हमारे संविधान पर बोलने वाले साथी इस बात को बार बार कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ा, तब जाकर के भारत का संविधान लिखा, जहां जहां जो जो अच्छा लगा वो ले आए। मैंने कहा इसमें कितनी सच्चाई है, मैं इसमें इसकी तह में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, और वो ये है कि बुद्ध ने कहा, बुद्ध के 5 सील आप तमाम लोगों ने पढ़े होंगे, ज्यादातर मासी बैठे हैं गांव गांव जाकर के कैडर देते रहे, राम सिंह जी,
बुद्ध ने कहा कि सुरा मेरे मज्जपा मदद ठाना वीरमणि सिक्खा पदम समादामी, यानी आप कच्ची पक्की शराब नहीं पिएंगे, उससे व्रत रखेंगे। आप रोड पर खड़े होकर के दारू पिए, पुलिस 4 डंडे मारी उठा के ले जाएगी। जो बात बुद्ध ने कही बाबा साहब ने संविधान में लिखी। बुद्ध ने कहा कामेशु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खा पदम समादामी, हम कि पर स्त्री का मन नहीं करेंगे, यानी पराई स्त्री के साथ में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। छेड़ के देखो पुलिस आएगी ले जाएगी। बुद्ध ने कहा मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदम समादामी, आप झूठ बोलिए, कुछ भी कहिए, किसी को साथ छल करिए, कपट करिए, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आपको पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। बुद्ध ने जो बात 5 सीलों में कही वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखी और इसी के आधार पर संविधान खड़ा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ करके तब भारत का संविधान लिखा, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म को पढ़ा और बुद्ध के धम्म को पढ़ने के बाद में और बुद्ध के समय पर या बुद्ध के समय के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो लोकतंत्र भारत के अंदर स्थापित था, उसी लोकतंत्र की कल्पना करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लोकतंत्र की कल्पना करते हुए भारत के संविधान को लिखा, जो कि मुझे लगता है। आपको कितना लगता है आप सोचना है इस विषय पे। कुछ एक चीजें और यहां पर कही गई। आजकल मैं देखता हूं कि एक फैशन बन गया है हमारे समाज में, कोई भी आता है जगजीवन राम को गाली देने लगता है। मुझे पहले स्पष्ट कर देता हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। कभी कल को कोई कहे कि राहुल नागपाल आया था कांग्रेस की तारीफ कर रहा था, मेरा ना कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना बीजेपी से कोई लेना देना। मेरा जो लेना देना वो फूले अम्बेडकर आंदोलन से लेना देना है। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा आदमी जहां भी है और जिसने जो काम किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसे गाली नहीं मिलनी चाहिए। मान्यवर साहब काशीराम ने बाबू जगजीवन राम को पर चमचा युग लिखी या उनके बारे में और कुछ कहा, यह उस समय की राजनीतिक उठापटक हो सकती है। मैं काशीराम से सहमत भी हो सकता हूं, उसमें से ना भी सहमत हो सकता हूं। हो सकता है काशीराम साहब को अपनी राजनीति करनी थी तो अपने लोगों को कांग्रेस से दूर करने के लिए उनको जगजीवन राम के बारे में ये सब कहे गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज भी तो हम वही काम कर रहे हैं, मायावती को गाली देते क्योंकि चंद्रशेखर को स्थापित करना है। तो ये राजनीति में हमेशा चलता है। लेकिन मैं पूछता हूं तमाम लोगों से कि जो मैं मानता हूं कि राजनीति में उठापटक चलती है, बहन जी किसी दबाव में हो सकती है, ईडी है, सीबीआई है, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है, लेकिन मायावती जी ने जो अपने कार्यकाल में कर दिया क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ये खुद आईने के सामने खड़े होकर के देखना और पूछना कि जो आज जो लोग कहते हैं ना कहीं लाल किला हमने बनाया, ये ताजमहल हमने बनाया, ये चिड़ियाघर हमने बनाया, ये इंडिया गेट हमने बनाया, और ये जो लोग उधार के लाल किले पर झंडा फहराने वाले लोग जो कह रहे हैं कि हमने रामलला मंदिर बना दिया, तुम भी सीना ठोक करके कहा करो कि हमने दलित प्रेरणा केंद्र बना दिया। तुम भी सीना ठोक करके कहा करो कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बना दिया। अरे सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये धरती 1000 साल के बाद भी खोदी गई तो यह बुद्ध कबीर नानक रैदास निकलेंगे खुदाई में, मान्यवर साहब काशीराम निकलेंगे, ये तुमने कर दिया। हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, मैं बसपा का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बोल रहा हूं। इसी प्रकार जैसे अभी बात कही गई कि काशीराम साहब ने मान्यवर जगजीवन राम के लिए ये कहा वो कहा, मैं तो कभी नहीं बोलता। मुझे तो लगता है कि अगर आज की तारीख में दलित समाज में मध्य वर्ग तैयार हुआ, ये जितने लोग बैठे हो, जो लोग नौकरी में हो वो बेहतर समझ सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग शेड्यूल कास्ट में तैयार हुआ वो किसकी वजह से तैयार हुआ, जरा विचार करना। अगर कांग्रेस ने इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता तो क्या लाखों दलितों को नौकरी मिलती? नहीं मिलती ना। उसमें किसका योगदान था भाई? जगजीवन राम का योगदान था ना। अगर बाबू जगजीवन राम इस देश के अंदर रक्षा मंत्री हुए और जिस चमार को, जिस भंगी को, जिस खट्टी को, जिस पासी को, जिस नाई को, जिस धोबी को सेना में भर्ती तो छोड़ो वो सपना नहीं देख सकता था, और बाबू जगजीवन राम के रहते हुए आपको सेना में थोक के बाद भर दिया गया, ये किसकी बदौलत हुआ? जगजीवन राम की बदौलत हुआ ना। अगर बाबूजी इस देश के अंदर और कई मंत्रियों में रेल मंत्री हुए और आज भी जाकर के देख लीजिएगा अगर शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में थे तो वो रेलवे में थे, एक समय पर 4 लाख थे, तो वो किसने भर दिए भाई? जगजीवन राम ने भर दिए ना। बसपा का तो कोई मिनिस्टर केंद्र में नहीं था, बसपा की सरकार केंद्र में नहीं थी ना। तो आज अगर मध्यम वर्ग तैयार हुआ और 1996-1997 के सर्वे के अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लगभग 42 लाख सरकारी कर्मचारी उस समय पर थे, और 42 लाख में कहूं कि अब तक आरक्षण की वजह से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली, तो वो किसकी वजह से मिली? अगर आप कांग्रेस से जगजीवन राम नहीं करते तो आप कांग्रेस कनपट्टी में पिस्तौल रख करके करवा लेते?
नहीं करते ना। अरे बाबूजी जैसा नेता था, जो बोलता था और अपने समाज के लिए लड़ता था, जो उसके दरवाजे पर चला गया, उसने नौकरी दी और आज वो रिटायर होकर के 50,000 की पेंशन लेकर के कहता है कि जगजीवन राम गद्दार था, तो यार कम से कम इतना तो सोचा करो तुम कह किसके लिए रहे हो। अपने लोगों को गाली देना बंद करो कम से कम। अगर मध्यम वर्ग SC ST OBC में तैयार हुआ तो वो जगजीवन राम जैसे लोगों की वजह से हुआ। और अगर मान्यवर साहब काशीराम ने कोई बात जगजीवन राम जी के लिए कही तो उस समय के लिए वो कही होगी, थोड़े से समय के लिए कही होगी। मैं ना तो इतना बुद्धिमान हूं कि जगजीवन राम को गलत कह सकूं और ना मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूं कि मैं काशीराम साहब को गलत कह सकूं। लेकिन मैं एज ए पत्रकार, एज ए कवि, एज ए साहित्यकार इतना सोच सकता हूं कि किसने क्या किया। अगर जगजीवन राम ने इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट में मध्यम वर्ग तैयार किया नौकरी दे करके, तो बाबा मान्यवर साहब काशीराम ने इस देश को 4 साल बाद मुख्यमंत्री तुम्हें बनाया। ये मान्यवर साहब काशीराम की उपलब्धि है, मेरे लिए दोनों बराबर है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक पत्रकार ने पूछा, जब 26 हल्दीपुर रोड का उद्घाटन हुआ पहली बार 1999 में, तो वहां पर अटल जी की सरकार थी, अटल जी चीफ गेस्ट थे, हम भी वहां गए हुए थे किसी काम से देखने के लिए। तो पूछा कि आप महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे देखते हो? तो वो जो जवाब था ना, मैं कहता हूं कि थोड़ा सा सीखा भी करो, लोग उन लोगों से भी सीखा करो जिनको हम गाली दे रहे हैं, तो पता चलेगा। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था, हमारे जैसा कोई आदमी होता तो सीधा गाली गलौज पर उतर जाता। कौन महात्मा गांधी, कैसा महात्मा गांधी, 2 मिनट में साफ चित्रम पुत्रम हो जाती। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही वो आप सोचना उसको। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एज ए प्रधानमंत्री एक बात कही कि मैं ये देखता हूं कि देश आजाद कैसे होगा, और ये कल्पना कोई कर सकता था वो महात्मा गांधी ने की, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन देश आजाद होने के बाद चलेगा कैसे, डॉक्टर अम्बेडकर ने करके दिखाया, मैं इसके लिए उनको नमन करता हूं। हम किसी को भी गाली ना दें, किस आदमी का कितना योगदान है आप इतना जरूर सोचिए। और बहुत सारी चीजें, मुझे बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड मिला 2020 में। मैं तो आज तक सोचता हूं, जब मुझे करनाल में बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड मिला तो वहां बहुत सारे लोग थे। मैंने मन से नीचे उतरते हुए पत्रकार साथियों को संबोधित करते हुए एक बात कही कि रवीश कुमार को रोमन मैग्सेसे मिला, ये उनकी उपलब्धि थी। लेकिन इस देश के 85% बहुजन समाज ने, इस देश के अंदर जो हजारों बहुजन समाज के पत्रकार काम कर रहे हैं, फूले अम्बेडकर आंदोलन पर, उसमें आप लोगों ने मुझे चुना तो मेरे लिए रोमन मैग्सेसे कम नहीं, उससे ज्यादा ही है। आप काम करिए ईमानदारी से, आपकी कॉपी आप नहीं जांचोगे, आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में क्या सोचती हैं, क्या लिखती हैं, वो महत्वपूर्ण है। आज के समय में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं नीला गमछा घेर करके इस देश के अंदर, जिनकी वजह से हजारों बच्चों का भविष्य खराब हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खराब काम कर रहे हैं। हमारा साथी है चंद्रशेखर, मेरा छोटा भाई है, मैं तो नेशनल स्पोक पर्सन रहा हूं, टीवी पर डिबेट किए, तमाम अखबार पत्रिकाओं में मैंने लिखा उसके लिए। मैं आज भी कहता हूं कि चंद्रशेखर कितना अच्छा काम करेगा, कितना नहीं करेगा, ये आज तय नहीं होगा। 10 साल के बाद में जब आपके जैसा कोई आदमी उठेगा और पिछले 20 साल का, पूर्व के 20 सालों का आकलन करेगा, तब कहेगा कि किसकी क्या उपलब्धि थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं खड़े होकर के यहाँ आज जगजीवन राम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम पर बोल रहा हूँ, तो एक दिन में फूले अम्बेडकर आंदोलन में हम किसी को जज नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कौन सही और कौन गलत है। ये आने वाला भविष्य तय करेगा। कुछ एक चीज और मैं यहाँ आप लोगों के साथ साझा कर लूँ, मुझे पता अजय भाई यहाँ आ गए हैं, और वो यही है कि जिस प्रकार आप देखिए, आप किसी भी जो आज एक भगवा गमछा डाल करके गले में घूम रहे हैं ना, इनसे पूछिए कोई भी बच्चा है, चाहे वो 30 साल का, 25 साल का, 20 साल का, 40 साल का है, वो छूटते ही गांधी नेहरू को गाली बकता है ना साहब। वो अच्छा, आजकल तो नया ट्रेंड हो गया, वो क्या नाम है, नेहरू को मुसलमान और बताना शुरू कर दिया कि वो तो मुसलमान थे। अब मैं पूछता हूं बेटा एक बात बताओ, एक समय पर नारा लगता था इस देश के अंदर, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया है तो इंदिरा है, इंदिरा है तो इंडिया है। आज तुम कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, तो ना तो वो कम थे ना तुम कम हो। वो तो 400 450 हुआ करते, तो तुम तो 300 से ऊपर गए ही नहीं। जब वो विपक्ष में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो एक समय वो आएगा जब तुम भी नहीं रहोगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन एक बड़ी बात और है, ये जितने लोग कह रहे हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, इनसे कहने का बेटा तेरा दादा किसको वोट देता था, तेरा बाप किसको वोट देता था, जरा बता मुझे। तो ये सबके सब कांग्रेसी हैं जो आज कांग्रेस को ही गाली दे रहे हैं, और ये कल हो सकता है मोदी जी को भी 2 पीढ़ी के बाद में गाली देना शुरू कर दे कि साहब बेड़ा गर्क कर दिया, देश बेच दिया, हम लोग खामोश थे। तो आप इनको ज्यादा गंभीर मत लिया करो। मैं बिल्कुल गंभीर नहीं लेता हूं। मैं सोचता हूं ये राजनीतिक उठापटक है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस देश के अंदर फूले। मुझसे तमाम पत्रकार साथी पूछते हैं, कई बार कोई डिबेट होती है, कुछ होता है कि भैया एक सीट रह गई क्या करें,
भैया हम तो सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, क्या करें? तो मैं सबको एक सलाह देता हूं, कुछ मत करिए। राजनीतिक लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप इस देश के अंदर फूले अंबेडकर आंदोलन को जिंदा रखिए, और अगर इसको कर लिया ईमानदारी से तो हम 1000 मायावती और 1000 काशीराम पैदा कर लेंगे। अगर आंदोलन मर गया तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। आंदोलन जिंदा रखिए। अंत में दो बात कहकर के, एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करो, क्योंकि पत्रकार हूं और पत्रकारों का ये सम्मेलन है। और जो आपकी पत्रिका नागरिक दर्पण पत्रिका का जो प्रथम अधिवेशन है जी भाई, प्रथम अधिवेशन है, तो पत्रकारिता पर एक दो थोड़ी सी बात कर लेता हूं। हमारे बहुत सारे साथी पत्रकारिता करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं जब पत्रकारिता में आया तो मैंने एक बात कही लोगों से कि ये काम कविता सुनाने से ज्यादा कठिन है, क्योंकि कविता सुना करके मैं तो बुलाया हूं, बहुत सारे लोगों ने एज ए कवि अपने मंचों पर, मैं तो आया हूं, मोटी पेमेंट लेता था, कोई दिक्कत थोड़ा ही थी। लेकिन मैंने पत्रकारिता को जब चुना तो मैंने सोचा कि उससे ज्यादा कठिन है। आप कविता सुना रहे हो, मन से नीचे से उतर के जा सकते हो, भीड़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, वीआईपी की तरीके से आओ और वीआईपी की तरीके से जाओ। लेकिन जब आप 100 लोगों के बीच में खड़े होकर के पत्रकारिता करोगे, सवाल करोगे, तो या तो आप पिटोगे या किसी को पिटोगे, दो काम में से कम होगा। क्योंकि वर्तमान समय में सच सुनने की स्थिति में देश है नहीं, और खासतौर से फूले अंबेडकर आंदोलन की बात को तो दबाने की कोशिश की जा रही है। आप मुखर होकर बोलोगे तो लोग सुनेंगे कैसे? हमारे साथ हुआ, अभी किसान आंदोलन में हमारे कैमरे छीन लिए गए। अभी पहलवान लड़कियां बैठी थी तो मैंने कहा उनसे कि आप ही थे जिन्होंने क्या नाम है मिर्चपुर कांड को अंजाम दिया, आप ही थे जिन्होंने दलितों की बेटियों को उठा करके जलाया, उनके साथ बलात्कार किए, आप ही थे जिन्होंने गोहाना कांड को अंजाम दिया। अरे एक समय पर हमारे बच्चे यहाँ बैठे थे, इंसाफ मांग रहे थे, आज आप यहाँ बैठे हो। मनुवाद की लाठी से बचेगा कोई नहीं, पिटे आप भी हो, पिटे हम भी थे, और पिटेगा आने वाला भी। तो ये चूड़ी टाइट करने वाला जो, तो मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रकारिता करनी है कैमरे के सामने से करिए, कैमरे के पीछे से पत्रकार, जो लोग कहते हैं हम पत्रकार हैं, वो पत्रकार नहीं है, वो कहीं से वीडियो ला करके शूट करके डाल सकते हैं। सवाल करिए, जवाब करिए। और मैं सिर्फ अंत में यही बात कहूंगा कि जब 2022 का चुनाव हुआ और मुझे बहुजन समाज पार्टी का सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया था सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा, और जब बहन जी ने वहां पर मीटिंग बुलाई, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, कुछ लोगों को बुरी भी लग जाएगी, और बहन जी आई और बहन जी ने एक लाइन में कहा कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, सोशल मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मुझे हंसी आई, और हंसी इसलिए नहीं आई कि मैं उन चीजों को समझ रहा था, हंसी इसलिए आई कि जो बहन जी बोल रही थी, मान्य बहन जी, परमादरणीय बहन जी जो बोल रही थी, वो बात कहीं ना कहीं फूले अंबेडकरी आंदोलन से उसका कोई संबंध था नहीं। आज से 100 साल पहले 1920 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है, अपने मीडिया का इंतजाम कर लेना। जो बात 100 वर्ष पहले मेरे पुरखे ने कही, हम 2022 में यानी 102 साल के बाद उस बात को कह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 4 अखबार निकाले, समता निकाला, वहिष्ठ भारत निकाला, जनता निकाला, मूक नायक निकाला। एक हिंदू से लड़ने, एक ही अखबार निकलता था उस समय, द हिंदू से लड़ने के लिए 4 अखबार निकाले, क्योंकि उनको पता था अगर तुझे अपनी बात गांव में, खेतों में, खलियानों में, हाशिए पर पड़े हुए समाज तक पहुंचाई तो अखबार निकालने पड़ेंगे, ये काम करना पड़ेगा। 1970, 72, 75, 80 में मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, जब DD1 और DD2 आते थे, कि मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं, अपने मीडिया का इंतजाम करना। तो उन्होंने भी बहुजन संघर्ष जैसे बहुत सारे अखबार निकाले। हम 100 साल के बाद में, चुनाव हारने के बाद में ये कहें कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, तो या तो काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर गलत थे, या तुम ज्यादा कलबंद हो गए। दो बात में से एक बात तो है, दो बातों में से एक बात तो है। और मैं पत्रकार हूं इसलिए बोल रहा हूं, जो मीडिया तुम्हारे लिए नहीं बना, जिसको कहा जाता है तो मनुवादी मीडिया, उसको फाइनेंस वो कर रहे हैं, पैसा वो दे, तो काम उन्हीं के लिए करेंगे ना, तुम्हारे लिए थोड़ी करेंगे भाई। जो सोशल मीडिया, तुम 4 बार मुख्यमंत्री रहे, अपना एक पोर्टल तक तैयार नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। या तो कुछ कर लीजिए, अपना बना लीजिए, और बना करके अपने लिए लड़ लीजिए, तो शायद कुछ चीजें हासिल हो जाए। दूसरों को गाली देने से बेहतर है अपने आप का सुधार कर लेना। अगर आपको बस यही तमाम बातें मुझे आपके साथ करनी थी, और मैं किसी ये भी नहीं कहूंगा मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मुझे माफ करना, बिल्कुल मत करना, विचार करना, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, जय भीम।